students. I hope all of you are doing well. How are you all? Students, you must be aware that in the previous classes we had been studying about this topic. कौन सा topic था हमारा? That was the strategies for the enhancement in food production. याद है ना? यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे. तो हम लोगों ने कई सारी चीजें की थी. हमने ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था, है ना. हमने कंट्रोल ब्रीडिंग के बारे में भी पढ़ा, किस तरह से करा जाता है. हमने फिर डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, इन सब के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी. और उसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्चुअली दैट वाज अबाउट द एपीकल्चर. और उसके बाद आज के जो हमारे टॉपिक है ना, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था एपीकल्चर का, उसको करेंगे. फिर उसके बाद हम फिशरीज के बारे में पढ़ेंगे. देन वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द सेरिकल्चर. ठीक है, वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द सेरिकल्चर. सो लेट अस टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज. तो मैं थोड़ा सा पहले आपको रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं कि क्या आप लोगों को याद है कि नहीं है जो हमने पिछली बार पढ़ा था. सो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आई होप ऑल ऑफ यू डू रिमेम्बर दैट. Which of the following species of honeybee is most commonly reared in India? Option A है Apis dorsata, option B है Apis florii, option C है Apis mellifera, and option D is Apis indica. We have already talked about this in the previous class. बताइए कौन सा है सही इनमें से. The correct statement, students, it is none other than the option D, यानी कि यह है Apis indica. इंडिका से समझ लीजिए ये तो यहीं की इंडिजिनस यहाँ पे स्पीसीज है. ये देख लीजिए आप. दिस इज एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका और एपिस फ्लोरी. And we know that what is apiculture? It is basically the practice of rearing and managing honeybees. जो different species of honeybees है which are of commercial importance, they include Apis indica, Apis mellifera, Apis dorsata और उसके अलावा कौन सी है, Apis florii. Apis indica जो इनमें से ये पर्टिकुलर स्पीसीज है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली रियर्ड स्पीसीज ऑफ हनी बी इन इंडिया. ठीक है ना. ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती है ये. ठीक. और हनी के अलावा इससे हमें बीज वैक्स भी मिलता है एपिस इंडिका से. और बीज वैक्स ना कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसकी, क्योंकि इसको कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं और पॉलिशेस वगैरह में भी यूज़ करते हैं. ठीक है. और ये कोल्ड टेम्परेचर्स में यानी कि विंटर्स में इजीली सर्वाइव कर सकती है. ठीक है ना. सो दिस वी हैव. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. तो क्या सारे जो जितने भी हनी बीज होते हैं वो सब हनी प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है. और क्या कुछ इनमें से बीज वैक्स प्रोड्यूस करते हैं? और बी हाइव कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है ये? इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया था जो अलग अलग तरह के हैं. बट यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दीज डिफरेंट द हियरार्की ऑफ बीज. इसमें बीज में कौन कौन सा होता है. हाँ बताओ बेटा. सर प्लीज बैक स्लाइड एक बार दिखा दीजिए क्योंकि स्लाइड लेट रिस्पॉन्स कर रही है. ठीक है. क्यों सभी का कर रही है क्या बेटा? क्यों बाकी लोग? आप कर लो. आप कर लो बेटा. आप कर लो. आप आराम से नोट में. तो वैसे दूसरों से पूछ रहा हूँ भाई, हो सकता है ना कि इधर से कोई इशू हो. क्यों मतलब क्या लैग कर रहा है बेटा भूमिका? अच्छा चलो मैं धीरे धीरे करता हूँ. एक बार मैं अपनी एंड से ना रिफ्रेश कर लेता हूँ जस्ट 1 मिनट के लिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो
स्लाइड रेस लेट रेस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, हो सकता है उससे सही हो जाए। हाँ जी, बताइए। अब आप मुझे बताना कि क्या आप लोगों को अभी भी कोई इशू आ रहा है इसमें। तो हम लोग क्या बात करने जा रहे थे कि ये जो बीज है, क्या ये सारे ही बीज हनी प्रोड्यूस करते हैं, और क्या ये डिफरेंट होते हैं उनसे जो कि बीज वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये बी हाइव वगैरह कौन बनाता है, इसके बारे में हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट इज द हियरार्की ऑफ बीज, कि बीज किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। हनी बीज की एक प्रॉपर कॉलोनी होती है। दे आर कॉलोनियल इंसेक्ट्स। इनकी एक क्वीन होती है, रानी मक्खी जिसे कहते हैं जी। जनरली एक हनी बी कॉलोनी में एक ही क्वीन होती है, जनरली, मोस्टली। इसके अलावा इनमें ड्रोन्स होते हैं, और उसके अलावा वर्कर बीज होती हैं। ड्रोन्स का अपना काम है, वर्कर्स का अपना काम है, एंड क्वीन का काम है भाई ढेर सारे एग्स देना, फर्टिलाइज्ड एग्स और अनफर्टिलाइज्ड एग्स दोनों तरह के। पार्थिनोजेनेसिस जब हमने पढ़ा था वहां भी हमने इस चीज का जिक्र किया था। जो क्वीन हनी बी है वो लार्ज है, आप पहचान सकते हैं उसे देख करके, बड़ी सी होगी वो। और आप जहां भी क्वीन को रख देंगे, सपोज आपने मेन कॉलोनी में से क्वीन को उठा के कहीं और रख दिया है, क्वीन हनीबी सिक्रीट्स फेरोमोन्स, अल्फा कीटोडेक्नोइक एसिड, और भी कई तरह के फेरोमोन्स हैं जो बाकी सभी मक्खियों को उसकी तरफ आकर्षित करेंगे, और ड्रोन्स को भी जो उस तक पहुंच जाएंगे। तो इंसेक्ट्स आपस में फेरोमोन्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। क्या आप जानते हैं? फेरोमोन्स मैंने आपको बताए थे। फेरोमोन्स आर द biochemical substances which are released outside the body for different purposes: attraction, repulsion, territory marking, warning, अलार्मिंग, कई तरह के फेरामोन्स हैं। तो क्वीन हनी बी एक फेरामोन प्रोड्यूस करती है 9 अल्फा कीटो डेक्नोइक एसिड to attract the male bees, and this pheromone also suppresses the sexual development of the worker bees. क्वीन ये नहीं चाहती कि कोई और क्वीन बन जाए, तो उनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट को सप्रेस कर देता है ये पर्टिकुलर फेरामोन, और ये मेल्स को यानी ड्रोन्स को आकर्षित करता है क्वीन की तरफ। सो क्वीन हनी बी लार्ज है। Usually there is only one queen in a colony. Diploid है, queen is diploid and it is fertile female, right? It lays both fertilized eggs as well as unfertilized eggs. Unfertilized egg से क्या बनेगा और fertilized egg से क्या बनेगा, चलिए देखते हैं आगे। Drones छोटे हैं बेचारे के साइज में। Drones are स्मॉलर देन क्वीन, 200-300 हो सकते हैं कॉलोनी में, हैप्लॉइड होते हैं और फर्टाइल हैं। दे आर हैप्लॉइड, दे आर फर्टाइल, दे फर्टिलाइज द क्वींस एग्स। इनका काम है फर्टिलाइज करना, स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे और एग्स को फर्टिलाइज करेंगे। वर्कर बीज का काम क्या है? वर्कर बीज का काम है कि काम करेंगे, वो नाम से पता चल रहा है, दे आर गोइंग टू वर्क इन द कॉलोनी। क्या काम? भाई बहुत सारे काम हो जाएंगे। शहद भी तो लेकर के आना है ना, उसे फैनिंग भी करनी है, फैनर्स भी होते हैं, सुखाना भी है उसे। ओके, सो दैट मीन्स देयर इज पॉलीमॉर्फिज्म, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. When you say division of labor, that means different functions are assigned to different members of the colony. Different individuals are performing different functions. Now look at this. तो ये जो है ना हमारे
ये हनी बीज देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स। मैंने पिछली बार थोड़ा बहुत एक आइडिया दिया था। एक कौन सा है ड्रोन्स, एक है क्वीन बी और एक है वर्कर बीज। ड्रोन्स दे आर एज कम, देखो पहले क्वीन से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वीन इज अ लार्ज, अगर इन सब में देखें तो क्वीन इज द लार्जेस्ट इन साइज, और ये होती है डिप्लॉयड फीमेल और फर्टाइल भी होता है। और ये दोनों तरह के एग्स प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से? फर्टिलाइज्ड एग्स भी और उसके अलावा अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी, दोनों ही तरह के ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक कॉलोनी जो होती है यानी कि एक बी हाइव, उसके अंदर यूजुअली देयर इज ओनली वन क्वीन बी। ठीक, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। ये हो गया पहला। उसके अलावा दूसरा है ड्रोन्स। ड्रोन्स आर स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्वीन। ड्रोन्स लेकिन क्या होते हैं? हैप्लॉइड फर्टाइल मेल होते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं पिछली क्लास में, है ना। इनमें क्या एबिलिटी होती है? तो इनका एक ही काम होता है कि दैट दे फर्टिलाइज द क्वींस एग। ये उसके साथ मेटिंग करती है, जिससे क्या कर सकते हैं? दे कैन फर्टिलाइज द एग्स। याद रखना कि इंसेक्ट्स जो है ना, हनी बी इज बेसिकली एन इंसेक्ट। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो बाहर होता है। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। और नॉर्मली एक कॉलोनी के अंदर देयर आर अबाउट 200 to 300 इन अ कॉलोनी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द वर्कर बीज। जो वर्कर बीज होते हैं दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है, क्या क्या चीजें इनके अंदर खास बात है? ये डिप्लॉयड होते हैं एंड दे आर स्टेराइल फीमेल्स। ये स्टेराइल होते हैं, मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। स्टेराइल से मतलब क्या है? ये गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक, तो लेकिन ये बाकी सारे काम करते हैं। नेक्टर का कलेक्शन करना, सफाई करना, बी हाइव बनाना, ये सब किसके फंक्शन है? इन्हीं वर्कर बीज के ही फंक्शन है। और ये मैक्सिमम नंबर्स में होते हैं। एक कॉलोनी के अंदर, एक बी हाइव के अंदर दे आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर्स। आई होप दैट इज क्लियर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अच्छा, क्वीन बी और वर्कर बीज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। These two are produced by sexual reproduction, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि अगर हम बात करें ड्रोन्स की, ये कैसे बनते हैं? ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं हम लोग कई बार। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस। याद है ना, जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उन्हीं से बन जाते हैं। They are produced by parthenogenesis. I hope this is clear. अब ठीक आ रहा है बेटा स्लाइड? अब स्लाइड ठीक जा रही है क्या? अभी भी लैग कर रहा है कुछ? अभी सही है सर। ओके गुड। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं अब। ठीक है ना, तो अब ये थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ये जो ड्रोन्स होते हैं दे लिव इन ड्रोन सेल्स, मतलब इनके, अगर आप लोगों ने बी हाइव देखा है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर्स उनमें होते हैं, है ना। इसी तरह से उसमें स्पेसिफिक होते हैं, साइज के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक, वो सेल्स उनको हम बोलते हैं सेल। अब वो जाहिर सी बात है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली सेल तो है नहीं। ड्रोन्स लिव इन ड्रोन सेल्स। इनमें क्या होता है? स्टिंग और वैक्स ग्लैंड्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं। तो इनका ये काम ही नहीं है, क्योंकि इनका तो मेन काम कुछ और ही है। क्या है इनका मेन काम? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स इन क्वीन बी। इनकी जो लाइफ स्पेन जनरली होती है, इट इज ऑन एन एवरेज अबाउट 57 डेज। और जब ये मेटिंग करते हैं ना, पॉपुलेट करते हैं किसके साथ? क्वीन बी के पास, उसके बाद ये उनको अंदर आने ही नहीं देते हैं और इनकी डेथ हो जाती है ड्रोन्स की। ठीक है ना, सो दे डाई आफ्टर कॉपुलेटिंग विद द क्वीन। अब आइए नेक्स्ट कौन सा है? वो है क्वीन बी। इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इनको एक स्पेशल फीड खिलाई जाती है, उसको बोलते हैं रॉयल जेली। क्या बोलते हैं? रॉयल जेली। इनमें एक स्टिंग भी होता है। क्या होता है? एक कर्व्ड स्टिंग होता है विच इज मॉडिफाइड इनटू एन एग लेइंग ऑर्गन, उसको बोलते हैं ओविपोसिटर। तो इसका तो काम ही यही है ना,
एग लेइंग का काम है, तो यहाँ पे एग ओविपोसिटर यहाँ पे होता है। इसका लाइफ स्पेन कितना है? इट इज 2 to 5 years. दिस इज 2 to 5 years. आई होप दिस इज क्लियर नाउ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये कौन सा है? ये है वर्कर बीज। ये कहाँ पे रहते हैं? ये वर्कर सेल्स के अंदर रहते हैं, और इनके लेग्स के ऊपर ना ब्रांचेड हेयर होते हैं, जिनसे जो पोलन ग्रेन्स वगैरह वो चिपक जाते हैं उनसे। अच्छा, इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं, दे हैव अ पोलन बास्केट, उसको कार्बिक्यूला भी बोला जाता है। दैट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ कार्बिक्यूला। इनके पास क्या होता है? एक स्टिंग्स भी होते हैं विद अ पॉइजन सैक एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन। मतलब यही काटने वाले यही है, कौन? वर्कर बीज। ठीक है, इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? अराउंड 4 to 5 months। लाइफ स्पेन ऑफ अराउंड 4 to 5 months। क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ गया? याद रखना, दो चीजें हमें मिलती है इनसे, एक हनी मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? बीज वैक्स। बट जो एक्चुअल इसकी प्रोडक्शन है वो क्या है? वो बीज वैक्स है, क्योंकि जो हनी है वो तो कलेक्ट करते हैं ये फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम फ्लावर्स फॉर एग्जांपल। होपफुली दैट इज क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये जो बीज वैक्स होते हैं ये किस काम में आते हैं सर? बीज वैक्स कॉस्मेटिक्स में भी यूज करा जाता है। जो शू पॉलिश होती है उसकी बीज वैक्स की आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो उसको, है ना। जो शू पॉलिश होता है बीज वैक्स उसमें भी यूज होता है, और उसके अलावा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है जैसे क्रीम्स वगैरह होता है उसमें भी ये यूज होता है। ओके सर। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, इन अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज द वर्कर बीज आर ऑप्शन ए फर्टाइल मेल्स, ऑप्शन बी फर्टाइल फीमेल्स, ऑप्शन सी स्टेराइल मेल्स एंड ऑप्शन डी स्टेराइल फीमेल्स। बताइए। बताओ बेटा। अभी पढ़ाया, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप गलत करोगे इसको, लाइन से गलत हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? अभी तो पढ़ा है। वर्कर बीज क्या बोला था मैं? क्या वो एग्स प्रोड्यूस कर सकते? नहीं। मेल होते हैं कि फीमेल होते हैं? फीमेल होते हैं पहली बात। तो क्या फर्टाइल फीमेल होते हैं? नहीं होते हैं। दे आर एक्चुअली स्टेराइल फीमेल्स। अभी तो बताया था बेटा मैंने, यही तो बताया ना। फर्टाइल फीमेल कौन सी होती है? वो तो क्वीन भी होती है ना। तो इतने गलत क्यों हुए? बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था ये। हो सकता है, आई थिंक इट इज ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से हुआ है। तो इसमें याद रखना कि इसमें 3 अलग अलग तरह के फॉर्म्स है। एक क्वीन बी होती है इसमें, एक ड्रोन्स होते हैं, और उसके अलावा क्या होते हैं? वर्कर बीज होते हैं। ठीक। हाँ, अब ये यहाँ पे बात है कि भाई क्वीन बी कौन सी बनती है? जिन लार्वा को एक रॉयल जेली खिलाई जाती है, ये प्रोटीन रिच सेक्रीशन होता है फ्रॉम द वर्कर बीज, वो बनती है क्वीन बी। ठीक है ना। जो बाकी लार्वे हैं दे आर फेड ऑन बी ब्रेड, जो क्या है, विच इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ नेक्टर एंड पोलन, वो डेवलप होते हैं इनटू वर्कर बीज। आई होप दैट इज क्लियर, क्योंकि एक क्वेश्चन में आ सकता, दिमाग में आ सकता है ना कि कौन क्वीन बी बनेगी और कौन फॉर एग्जांपल वर्कर बी बनेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि उसको क्या फूड खिलाया जाता है। रॉयल जेली खिलाएगी, रॉयल जेली है तो भाई रॉयल ही बनेगी, क्वीन बी बनती है। और अगर बी ब्रेड है, सिंपल सा है, तो ये डेवलप होती है इनटू वर्कर बीज। ठीक है ना। ड्रोन्स में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि वो तो पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या होती है? जो क्वीन बी होती है ना, वो चाहती है कि मैं ही रहूं यहाँ पे और कोई ना रहे। तो ये क्या काम करती है? इट सेक्रीट्स एन एंटी क्वीन सब्सटेंस या एंटी क्वीन फेरोमोन्स। कहाँ से? फ्रॉम इट्स मैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो कि वर्कर बीज को के अंदर ओवरीज या ब्रूड चैम्बर्स डेवलप होने से बचाते हैं उनको, मतलब उनमें होने ही नहीं देता है डेवलप। क्या?
ना ओवरीज ना ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर क्या होता है? वो ऑर्गन, वो पार्ट है एब्डोमेन का जहां पे कि ओवरीज डेवलप होते हैं। ठीक, तो मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि वर्कर बीज बेसिकली क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली स्टेराइल फीमेल्स। अच्छा, ये सारे इस तरह के फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कौन कौन सा? बिल्डिंग का काम, क्लीनिंग का काम, रिपेयर का काम एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाई टेम्परेचर एज वेल। ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी का क्लियर? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये अगर हम ये पालते हैं किनको? हनी बीज को, तो उनसे हमें क्या बेनिफिट है और ये बी हाइव किस तरह से स्ट्रक्चर होता है और कॉमर्शियल लेवल पे इनको कैसे रियर करते हैं हम लोग, है ना? इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में हम जाने की कोशिश करेंगे। रियरिंग ऑफ बीज, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। होनी चाहिए पालन के लिए। पर्सन शुड हैव नॉलेज अबाउट द बीज, बीज का बाइटिंग बिहेवियर, बीज का रख रखाव, सब चीजें पता होनी चाहिए। बी हाइव को कैसे मैनेज करना है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें बीज को रखना पड़ेगा। भाई मक्खियां जो हैं, मधुमक्खियां जो हैं, वो बी हाइव से निकल करके उड़ के जाएंगी, फ्लावर्स में से नेक्टर सक करेंगी, उड़ के फिर वापस आएंगी, राइट। हनी कैसे बनता है? वो रीगर्जिटेट करेंगी नेक्टर, एक बार उनकी एलिमेंट्री कैनाल में चला गया, एंजाइम्स के साथ एक्शन हुआ, देन दे वॉमिट इट आउट। क्या आप जानते हैं बहुत से लोग शहद भी नहीं खाते हैं, वो कहते हैं कि ये नॉन वेज फूड है। क्यों? बिकॉज उनके अनुसार वेजिटेरियन की परिभाषा वही है जो पेड़ पौधों से मिला है। एनीथिंग विच हैज एनिमल ओरिजिन इज नॉट वेजिटेरियन। जो किसी जानवर के शरीर से मिला है, चाहे वो शहद है, चाहे वो दूध है, चाहे वो अंडा है, तो वो वेजिटेरियन नहीं है, क्योंकि ये पेड़ों से तो नहीं मिल रहा ना। You're getting it? Vegans कहते हैं हम उन्हें, VEGAN, okay? Right? So for apiculture there should be proper knowledge about the bees and suitable location has to be selected. Beehives are to be managed. There should be proper handling of the honey and collection कैसे करना है bee wax का। Clear है जी? Right? आपने बहुत बार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे एपीकल्चर से रिलेटेड। हनी बीज जो हैं वो पॉलिनेट करती हैं बहुत सारी प्लांट स्पीशीज को, ये बात हम जानते हैं। दे इंक्रीज पॉलिनेशन एफिशिएंसी एंड हेल्प्स द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अगर कोई बी हाइविंग करता है तो सबसे पहले तो इनके बीज के हैबिट्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। एंड देन सूटेबल लोकेशन होनी चाहिए। सूटेबल लोकेशन, फॉर एग्जांपल कोई क्रॉप फील्ड है या कोई ऑर्चर्ड है तो वो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा दे सकते हैं ये भी। और अलग अलग सीजन में इनके अलग अलग तरह से इनको मैनेज करना, ठीक है ना, पड़ता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड देन प्रॉपर हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। अब ये कैसे कलेक्ट करना है वो भी तो पता होना चाहिए ना। एंड यस, डेफिनेटली द रियरिंग एंड द कैचिंग ऑफ द बीज। तो ये सारी चीजें जब इंफॉर्मेशन होगी इंसान को, तभी वो बेटर तरीके से इसको परफॉर्म कर सकता है, यानी कि एपीकल्चर को। इज दैट क्लियर? ठीक है, याद रखना कि ये क्रॉस पॉलिनेशन में भी ये काफी ज्यादा इनका रोल होता है, खास करके एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स ही ज्यादातर है आजकल। तो लेट अस टॉक अबाउट इट। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हियर इट इज। ये है क्वेश्चन, which of the following is not in economic significance of honeybee? Option A, production of honey. Option B, production of lark. Option C, cross pollination of angiosperms. And option D is production of beeswax. तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? आपको बताना है is not in economic significance, not बताना है आपको, जो है वो तो पता ही है आपको। इस पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। The correct answer, students, it is none other than the option B, यानी कि production of lark.
है ना, दिस इज प्रोडक्शन ऑफ वॉक. इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ हनी तो करता ही करता है भाई, ये तो हमें इसीलिए तो करते ही है. सो हनी कहाँ से बनता है? इट इज मेड फ्रॉम द नेक्टर दैट इज कलेक्टेड बाय द हनी बीज फ्रॉम द फ्लावर्स. इस चीज को ध्यान रखिएगा. और ये क्या होता है? एरोमेटिक स्वीट सिरप होता है दैट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स शुगर, it contains minerals and it also contains vitamins. Now coming to the next one, this honey, it acts as a natural sweetener, एक laxative की तरह काम करता है. laxative समझते हो ना, जो constipation को कम कर देते हैं. expectorant मतलब ये कफ को भी क्या करता है? रोक देता है थोड़ा. एंड अ ब्लड प्यूरिफायर, खासकर ये जो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना, जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, उनमें काफी इसका यूज होता है. किसका? हनी का, है ना. सो होपफुली दैट इज क्लियर. अब आइए आगे, दैट इज द लाख. ये लाख क्या है? दिस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज एट ऑल. इसको आगे हम पढ़ेंगे. एक लेसिफर लाका करके एक इंसेक्ट होता है, उससे बनता है. आप लोग जानते हो इसके बारे में? इट इज अ रेजिनस सेक्रेशन, और ये एक सीलिंग वैक्स और स्टिफनिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ज्वेलरी. जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, उसमें भी इसको यूज किया जाता है. यह लाख जानते हो आप लोग? इसकी चूड़ियां वगैरह भी बनती है, शायद गर्ल्स तो जानते होंगे, बॉयज अगर ना जाने तो. ठीक है ना. ये इसी तरह से टॉयज वगैरह के भी काम आता है बनाने के. लेकिन हाँ, ये हमें पता है कि इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हनी बीज. ये देखो, भूमिका तो जानती है. चलो, ये अच्छी बात है कि कोई तो जान रहा है ना. तो अब हाँ, ये इम्पोर्टेंट है. इट डज हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. अगर ये जैसे क्रॉप फील्ड्स में रखा जाए इनको, बी हाइव को, या ऑर्चर्ड्स जैसे एप्पल ऑर्चर्ड्स है इस तरह के, तो वहां पे ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन भी बेटर हो जाता है. ठीक है ना. तो ये इसका एक एडवांटेज है. और ये वर्कर बीज एक्चुअली करते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन. एंड यस, बीज वैक्स भी बनता ही है हमें इससे, इसे तो हम जानते हैं. दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वैक्स ग्लैंड्स ऑफ द वर्कर बीज. और ये क्या होते हैं? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड वेरियस लॉन्ग चेन अल्कोहल्स. किस काम आता है? कॉस्मेटिक्स के काम आना है. क्रीम्स बनते हैं इससे, ऑइंटमेंट्स बनते हैं, पेंट्स और शू पॉलिश फॉर एग्जांपल, सारी चीजें ये बनती है किससे? बीज वैक्स से. यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो द नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिटी क्राइसिस. अब यहाँ पे देख लेते हैं. ये देख रहे, आइडेंटिफाई कर पाओगे? बताइए कौन सा क्या है? फर्स्ट वाला इंडिका बीज है. नहीं बेटा, एक्चुअली मैं स्पीसीज नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ और मैं बता रहा हूँ एक्चुअली. चलिए मैं बता देता हूँ. देखो, ये तो बी है. दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री. ठीक, ये पता है आपको, ये पॉलिनेशन में हेल्प कर. देन दिस इज सिमिलर, वेरी मच सिमिलर टू द हनी बी, लेकिन ये कुछ अलग होते हैं. इसको बोलते हैं वास्प्स. दे आर comparatively larger as compared to the bees, but they are smaller as compared to the hornets. ये hornet है यहाँ पे. इनका काम क्या होता है? ये इंसेक्ट्स को खा जाता है. ठीक है. हॉर्नेट तो इन तीनों में सबसे ज्यादा है. दे ईट इंसेक्ट्स. तो ये देख लो, ये स्मॉल, इन सबसे छोटी यही है. कौन सी? बीज. मिडिल साइज में वास्प्स है, और ये हॉर्नेट है. दीज आर मच लार्जर इन साइज. आई होप दिस इज क्लियर.
अच्छा, ये जो है ना, आपने सुना है शायद ये बीज के बारे में कि जब ये किसी को काट लेती है ना, स्टिंग कर जाती है, तो ये जो है, अरे बेटा थोड़ा सा ही इससे समझ लीजिए लगभग 2 to 3 टाइम्स इससे बड़ा है, किससे? हनी बी से। अच्छा, आपको मालूम है कि जब ये हनी बीज जो है ना किसी को काटती है ना, तो उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, दे डाई। ये हॉर्नेट्स में ये चीज नहीं है, हॉर्नेट्स में ये चीज नहीं होती है, मतलब अगर काट लिया तो काट लिया, इनका कुछ ये नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन हियर, हियर इट इज। Read the following statements A to C and identify the correct option stating true and false. A. Wasps and honeybees eat insects. B. Honeybees and wasps help in pollination. C. Wasps will not die after they sting. Option A. A false, B true, C true. Option B is A false, B false, C true. Option C is A false, B true, C false. And option D is A true, B false and C false. बताइए इनमें से कौन सा है करेक्ट? होपफुली दैट इज क्लियर। तो ये है ऑप्शन A false, B is true and C is true as well. तो यहाँ पे आप यहाँ पे समझ लीजिए, वेस्प्स और हनी बीज क्या इंसेक्ट खाते हैं? सिर्फ वेस्प्स खाते हैं। Wasps, adult wasps mainly feed on nectar, but few species of them feed on the secretions produced by larvae. Larvae of wasp species usually feed on insects. ठीक है ना? हनी बी इंसेक्ट्स को नहीं खाते हैं। ये देखो, ये है वास्प, ये तो आप लोग जो पहचानते होंगे, दिस इज द हनी बी। नेक्स्ट, honeybees and wasps help in pollination. Yes, both of them help in pollination. लेकिन ज्यादातर कौन है? honeybees का ज्यादा important role है, significant role honeybees का। And the third one is wasps will not die after they sting. Honeybees and wasps will sting if they feel their nests are in danger. Bees die after they sting. Unlike bees, wasps will not die after they sting. ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना? क्लियर एपीकल्चर के बारे में। अब नेक्स्ट लेते हैं और वो है फिशरीज। अब आप लोग जानते हो, खासकर कोस्टल एरियाज में जो या बड़ी बड़ी लेक्स जो वर्ल्ड में है, उनमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इस पे फिश पे डिपेंडेंट होते हैं। बल्कि जो अर्लियर सिविलाइजेशंस भी थी ना, वो भी बहुत, आपको तो मालूम होगा कि वो कहाँ पे थे, रिवर वैली सिविलाइजेशंस हम लोग बोलते हैं, है ना? वो यही रिवर्स के आसपास ही थी, क्योंकि वहाँ पे एबंडेंट फिश अवेलेबल थे एज अ सोर्स ऑफ फूड ऑब्वियसली। ठीक, तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाती है। ये देखो, ये है, इसको बोलते हैं फिशिंग हुक। इसी में जैसे कुछ रखते हैं ना, तो यहाँ पे वो फंस जाती है, फॉर एग्जांपल फिश वगैरह। और ये है मैकेनाइज्ड फिशिंग, मतलब और सोफिस्टिकेटेड इसमें मशीन्स और डिवाइसेस होते हैं। तो ज़रा देखते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, किसके बारे में? फिशरीज के बारे में, और फिर हम और आगे इस डिस्कशन को ले जाते हैं। सो यू वॉच दिस वीडियो, फिर हम आगे इस पे बढ़ेंगे। फिश डिफाइन करेंगे जी। फिशरी इज इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस ऑफ कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब व्हेन यू से एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में सिर्फ मछलियां तो नहीं रहती, पानी में तो आर्थ्रोपोड्स भी हैं, क्रस्टेशियंस, पानी में तो मॉलस्क्स भी हैं, पानी में तो इकाइनोडर्म्स भी हैं।
तो when we say fishery, that is not only including fishes, it is also including other animals, जिसमें shellfish का जिक्र मैंने करा आपसे, अभी डिटेल में देखेंगे आगे। मछलियों की जब बात आती है तो fishes, they belong to the super class Pisces. So Pisces क्या है? Pisces एक सुपर क्लास है। Pisces में ही 2 क्लासेस आती हैं। There is class chondrich thighs. You remember? Cartilaginous fishes. There is class ostrich thighs. Bony fishes. Right? You remember? Class, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन रिवाइज करा रहा हूं आपका। Chondrich thighs and class ostrich thighs. Cartilaginous skeleton chondrich thighs में, बोनी स्केलेटन ऑस्ट्रिच थाइज में। कार्टिलेजिनस फिशेस मेरीन होते हैं, बोनी फिशेस फ्रेश वाटर भी हैं, मेरीन भी हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में शार्क्स, स्केट्स, रेज, इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था ना स्कॉलियोडॉन का, राइट? ये मेरीन होते हैं, माउथ इनमें वेंट्रल होता है। बोनी फिशेस में माउथ टर्मिनल होता है। ऑपरक्यूलम का डिफरेंस भी पढ़ा था। सो ऑस्ट्रिच थाइज में आती हैं बोनी फिशेस, कुछ मैरीन है, कुछ फ्रेश वाटर है, राइट? सो मैरीन मतलब जो समंदर के पानी में है, फ्रेश वाटर जो नदियों में, तालाबों में है। फ्रेश वाटर वाली प्रजातियां हैं जी कटला, कटला कटला भी हम कहते हैं, रोहू, राइट? देन देयर इज कॉमन कार्प। दीज आर द फ्रेश वाटर फिशेस जो नदियों में, तालाबों में हमें मिलती हैं। मैरीन में देयर इज हिल्सा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिल्सा, सार्डाइन, there is pomfret, there is mackerel. Have you heard of a fish called Bombay duck? Bombay duck मछली है या डक है कोई? ओके, ये मैरीन थे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, आपने अक्सर सुना होगा कि ये मछली के तेल के कैप्सूल्स खाते हैं लोग, 7 सीज के नाम से भी आते हैं। मछली के तेल के कैप्सूल्स किस लिए? बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, इनका बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, सो विटामिन ए, विटामिन डी जो है ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, हमें मिलते हैं शार्क लिवर ऑयल से, कॉड लिवर ऑयल से, ये उसके नेचुरल सोर्सेस। फिशरी में ही शेल फिश भी तो इंक्लूडेड है। क्या है ये? एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैविंग शेल, ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जिनके शरीर में शेल जैसी चीज पाई जाती है। मोलस्का फाइलम में शेल मिलता है ना? देन सी अर्चिन हो गए जैसे, इकाइनोडर्म्स, उनमें भी ऐसे एक्सोस्केलेटन है। ऐसा ही आपको आर्थ्रोपोड्स में भी मिलेगा, क्रैब जैसे है। तो शेल यहां पे एक जर्नल टर्म यूज कर दिया गया। यहां से जरूरी नहीं कि शेल कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। इन जनरल शेल वर्ड यूज कर लिया गया है। तो क्रैब्स हैं जी, मसल्स हैं, मोलस्का फाइलम के मेंबर्स। ये कौन से हैं जी? क्रस्टेशियंस। ये कहां पे आ जाएंगे? आर्थ्रोपोडा में, राइट? इनवर्टिब्रेट्स जब हमने कहा तो आर्थ्रोपोडा, एंड दीज बिलोंग टू फाइलम मोलस्का, and sea urchin echinus belongs to phylum Echinodermata, spiny skinned animals, exclusively marine phylum. ना आप यहाँ पे से इसको समझ लीजिए, वैसे तो आप लोग इसको जानते ही। देखो, अगर जो ये पिसिकल्चर है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, मतलब कॉमर्शियल लेवल पे होता है ना? क्या है पिसिकल्चर? दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस ऑफ कैचिंग, प्रोसेसिंग, पहले पकड़ते हैं फिर उसको प्रोसेस भी कभी करा जाता है, कभी कभी इसको स्टोर भी करा जाता है, या इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उनको अलग करा जाता है, और सेलिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड शेल फिश। तो सिर्फ फिश ही नहीं आती है बल्कि शेल फिश भी आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो ये जो फिशरीज है ये मरीन भी हो सकती है और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में कौन कौन सा है? कटला, आई थिंक ये तो नाम सभी ने सुन रखा है ना? देन वी हैव कॉमन कार्प, देन रोहू, होपफुली दैट इज ऑल क्लियर। सो कटला, कॉमन कार्प और रोहू ये आते हैं फ्रेश वाटर फिश में। और दूसरा है मरीन फिश, जिसमें कौन कौन सी है? हिल्सा फिश,
ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हिल्सा फिश। मैकरल्स, ये देख लीजिए मैकरल। देन वी हैव सार्डाइन्स, ये है सार्डाइन्स। एंड देन वी आल्सो हैव पॉम्फ्रेट्स, ये पॉम्फ्रेट्स। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आ रहा है इतना? तो एक बार ये यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अच्छा, शेल फिश में क्या आते हैं? शेल फिश में फॉर एग्जांपल आते हैं ऑर्थोपोडा, जैसे कि क्रैब है ना, ये भी आता है। मोलस्का में म्यूसल्स आते हैं। देन इकाइनोडर्मेटा में आते हैं सी अर्चिन्स। ये सब भी कल्टीवेट इनको किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक है एक्वाकल्चर और एक है पेसिकल्चर। अगर आप फ्लोरा मतलब क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को वाटर बॉडीज के अंदर कल्टीवेट करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर। और अगर सिर्फ फिश को फार्म किया जाए इन वाटर बॉडीज तो उसको बोलते हैं पेसिकल्चर। सो दिस इज एक्वाकल्चर एंड पेसिकल्चर, समथिंग डिफरेंट। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। इधर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही यूज करते हैं एक्वाकल्चर में। पेसिकल्चर में वी ओनली यूज एनिमल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सभी का? चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन हियर, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। हियर इट इज, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट में क्या है? हिल्सा, कॉमन कार्प, कॉड और प्रॉन। कॉलम सेकंड में क्या है आपका? लिवर ऑयल, मरीन फिश, शेल फिश और फ्रेश वाटर फिश। तो आपको बताना है, मैच करना, और फिर नीचे जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही है उसको बताना है आपको। सो इन ऑप्शन ए यू हैव A2, B4, C1 and D3. ऑप्शन बी यू हैव A2, B3, C4 and D1. उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है आपका? A1, B2, C3 and D4. एंड ऑप्शन डी में आपके क्या है? A3, B2, C1 and D4. तो बताइए इनमें से कौन सा सही है बेटा? The correct answer, students, it is none other than the option first. अब आप मैच कर भी सकते हो। देखो हिल्सा अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इट इज अ मरीन फिश। हालांकि ये क्या होता है, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है फॉर रिप्रोडक्शन। कॉमन कार्प, दिस इज फ्रेश वाटर फिश। कॉड, इसका लिवर ऑयल कैप्सूल्स होते हैं, कॉड लिवर ऑयल जाता है। एंड देन वी हैव प्रॉन, प्रॉन में इज इंक्लूडेड इन द शेल फिश। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? वेरी गुड। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, शेल फिश जो हम टर्म यूज करते हैं इसका मतलब होता है एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट्स जिनमें एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे फिश में एक्सोस्केलेटन होता है ना, स्केल्स होते हैं उसमें, उसको हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। देन इट इंक्लूड्स वेरियस स्पीसीज ऑफ मोलस्क्स जैसे मसल्स एंड ऑयस्टर्स। ठीक, ऑर्थोपोड्स में क्या क्या आता है? क्रैब्स एंड
प्रॉन, और उसके अलावा इकाइनोडर्म्स भी। फिश एक कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट है जिसके पास क्या है, गिल्स है और फिन्स होते हैं, याद है ना, इनमें याद रखना पियर्ड फिन्स होते हैं, पियर्ड फिन्स होते हैं ये, बल्कि जो ये सुपर क्लास स्पाइसेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, द प्रेजेंस ऑफ पियर्ड फिन्स। अब ये मरीन भी हो सकते हैं, समुद्र में रहने वाले, और क्या हो सकते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हो सकते हैं। मरीन फिश ऑब्वियसली बात है सी या ओशन वाटर्स में होते हैं। इसके एग्जांपल बताया था मैंने, हिल्सा है, मैकरल है, सार्डीन्स है, और उसके अलावा क्या है, पॉम्फ्रेट्स है, उसके अलावा पॉम्फ्रेट है ना। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश जाहिर सी बात है फ्रेश वाटर में रहती है, जैसे रिवर्स है, पॉन्ड्स है, या फिर लेक्स है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल कॉमन कार्प, या फिर क्या है, रूहू, और उसके अलावा कटला। देन द नेक्स्ट वन, it is the cod liver oil which is obtained from the cod fish. This is very much rich in omega-3 fatty acids which is an essential fats. उसके अलावा विटामिन ए और विटामिन डी भी होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यही चीज हम लोगों ने देखी थी कि दिस इज ऑप्शन ए विच इज द करेक्ट वन। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि फिशरीज का या पिसिकल्चर का या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर का, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। पे आता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ फिशरी। इतनी ज्यादा पैदावार है, इतनी ज्यादा कंजम्पशन है, लाखों लोगों के रोजगार का साधन है, रोजी रोटी का साधन है ये। इट प्रोवाइड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स, पर्टिकुलरली इन द कोस्टल एरियाज, जिनका पूरा जीवन ही इस बात पे निर्भर है, मछली पालन उद्योग। एक्वाकल्चर और पीसी-कल्चर टर्म्स में डिफरेंस बता दूं। व्हेन यू से एक्वाकल्चर, एक्वा इज रेफरिंग टू वाटर, फार्मिंग ऑफ द फ्लोरा एंड फौना इन द water bodies, and pisciculture is basically referring to fish. Pisciculture रेफर कर रहा है मछलियों को, इट इज रेफरिंग टू फिश। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। एक्वाकल्चर इन जनरल, द एक्वेटिक एनिमल्स, मछलियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं भाई, इजिली डाइजेस्टेबल हैं, इजिली अवेलेबल हैं, प्रोटीन्स का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। फिश इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, हाईली न्यूट्रिशियस भी है, राइट। जिन लोगों को पसंद है फिश खाने में, उन्हें तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी बात। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म ब्लू रेवोल्यूशन? व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड था, याद है? व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा था हमने। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? Increasing the fisheries production and productivity from aquaculture and the fishery resources, inland, marine। तो मतलब मछली पालन उद्योग कह दीजिए, या ब्लू रेवोल्यूशन इन जनरल जो है रिलेटेड है एक्वाकल्चर से, पीसीकल्चर से। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि इंडिया जो है ना, इस फिशरी प्रोडक्शन में ये आता है थर्ड रैंक पे, ठीक। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है ना, फॉरेन एक्सचेंज का भी, बाहर भी ये एक्सपोर्ट भी होता है। उसके अलावा जो बहुत सारे फिशरमैन, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, मिलियंस ऑफ फिशरमैन, तो उनके लिए इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इनकम, है बात कि नहीं। देन इसी फिश से ही हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स भी मिलते हैं, और ये प्रोटीन जो होते हैं ना, इट ऑल्सो कंटेन्स फैटी एसिड जिनको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आप लोगों ने सुना होगा।
ये मतलब हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये इनको हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं एंड बहुत सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक जैसे हमने उधर ऑलरेडी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ग्रीन रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन, इसी तरह से एक ब्लू रेवोल्यूशन भी है। क्या है ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब? इट एम्स टू इंक्रीज द फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एक्वाकल्चर एंड फिशरी रिसोर्सेज, दोनों, both inland as well as the marine, ठीक है। I hope this is clear to everyone. Now, did you know और क्या चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि ये जो पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। क्या क्या बहुत सारे प्रोडक्ट? फिश मील। अब इसको समझ लीजिए, जो नॉन एडिबल पार्ट्स होते हैं ना, मतलब ऐसे पार्ट्स जिनको कि नहीं खा सकते ह्यूमन बींग, जैसे उनकी टेल होती है या उनके फिन्स होते हैं या इनके बोन्स होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या करा जाता है? डिस्कार्ड कर देते हैं, जो फैक्ट्रीज ये बनाती है, ठीक है ना, जैसे फिश ऑयल वगैरह बनाती है। तो ये जो फिश मील भी होता है ना, दिस इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर कैटल एंड पोल्ट्री। उधर मैंने बताया था, याद आया अब आपको? फिश मील क्या है? उसी को ग्राइंड कर देते हैं, पूरी तरह से पाउडर्ड फॉर्म में बना देते हैं। तो उसी को फिर क्या कर देते हैं? कैटल को दिया जाता है और पोल्ट्री को दिया जाता है। देन फिश वेस्ट, फिश जो और भी चीजें हैं जो मतलब इस काम के भी नहीं आ सकती, उनको हम फर्टिलाइजर्स या एडिटिव्स के तौर पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देन इसका जो शार्क का जो लेदर है ना, उसको बोलते हैं शैग्रीन। ये किस काम आता है? ये पॉलिशिंग वुड एंड अदर मटेरियल्स, उन चीज़ों के काम आता है ये। होपफुली दैट इज क्लियर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया फिशिंग कल्चर वगैरह। अच्छा, फिश का जो लेदर होता है इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग। किसके लिए? फॉर द मेकिंग ऑफ बैग्स, शूज, और उसके अलावा जो टोबैको के लिए पाउचेस होते हैं उनके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, एक और सब्सटेंस जो हमें फिशेस से मिलता है वो है इसिंगिलास। ये एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर ब्लेडर्स ऑफ पर्च। पर्च एक फिश है, इंडियन सैल्मन एंड कैटफिश, which is used in the preparation of cement and in clarification of wines and beers. इन सब के भी काम आता है ये इसिंगिलास। देन शार्क लिवर एंड कॉड लिवर ऑयल, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्सेज है उसके। और जो ऑयल्स हम लेते हैं किससे? सार्डिन से, हेरिंग से या सैल्मन से, इसको हम पेंट्स या सोप्स बनाने के भी काम ला सकते हैं। होपफुली दैट इज क्लियर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, देखते हैं कि आप लोग कितना इसको आंसर कर पाओगे सही से। Statement 1. Pisciculture is the controlled cultivation of any aquatic animal in the water body. Option Statement 2. Marine fisheries include rearing of fishes in coastal areas of Kerala and Tamil Nadu. I think सभी ने मैप तो देखा ही हुआ है। Then Statement 3. Capturing of fishes from rivers, lakes and ponds is an example of inland fisheries. Which of the above statements is correct or incorrect? बताइए। आपको इनकरेक्ट बताना है। क्या बात, सिर्फ 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। वन ऑफ देम इज अबिरूप। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। इट इज ऑप्शन 1 ओनली। एक बार देख लो,
Pisciculture is the controlled cultivation of any aquatic animals. ये तो सही है, pisciculture इसको बोलते हैं. Marine fisheries include rearing of fishes in coastal areas of Kerala and Tamil Nadu. ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो समंदर का पानी होना चाहिए, कोस्टल एरियाज ही ज़रूरी नहीं है. चलो यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. Pisciculture is the controlled cultivation of any aquatic animal in the water bodies. Not aquatic animal. देखो aquatic animal तो कौन सा है, डॉल्फिन भी है, उसको नहीं बोलेंगे हम pisciculture. This farming of flora and fauna in water bodies, उसको क्या बोलते हैं, aquaculture. ये तो हो गया पहला. दूसरा क्या है, marine fisheries include rearing of fishes in coastal areas of Kerala and Tamil Nadu. This is correct. Marine fisheries is either rearing or capturing of fish from the marine environment. Rearing of fish in coastal areas of Tamil Nadu and Kerala is an example of marine fisheries. ठीक है ना. The next one, capturing of fishes from the rivers, lakes and ponds is an example of inland fisheries. ठीक है. Pisciculture is divided into inland fishery and marine fishery. जो फ्रेश वाटर फॉर्म से जो फिश हमें मिलती है उनको क्या बोलते हैं हम, इनलैंड फिशरीज. दैट इज रेफर्ड टू एज इनलैंड फिशरीज. और जो जाहिर सी बात है कोस्टल एरिया से है, यानी सीज या ओशन से, उसी को क्या बोलते हैं, मरीन फिशरी. यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ पे है क्वेश्चन आप लोगों के लिए. How many of the following are freshwater fishes? Rohu, shark, sardines, cutla, common carp, mackerels, pomfret. बताइए. आपको फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में बताना है. I think most of you have answered it correctly, and the correct answer, it is none other than the option C, beta. देखिए फिश फार्मिंग का मतलब क्या है. This is a form of aquaculture in which the fish are raised commercially in enclosures to be sold as food. And fisheries, what is fishery? It refers to the catching, processing and selling of fish, shellfish or other aquatic animals. ये सब आते हैं इसके अंदर. तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स में है कौन कौन सा, रोहू है, कटला है, कॉमन कार्प है, etc. So this is cutla, this is the common carp, and then we have water rohu.
कोई कंफ्यूजन है बेटा यहाँ पे? ये देख लो आप, देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेश वाटर, आपको नंबर बताना है एक्चुअली। अब रोहू तो आप लोग जानते हो होता ही है, फिर उसके बाद कौन सा है, कैटला और कॉमन कार्प। जो ये बाकी फॉर्म है ना, ये सब मरीन है, तो ये इस वजह से है। ये तो आई थिंक सभी जानते ही आप लोगों में से कि ये है रोहू, ये है कॉमन कार्प, ये है कटला। तो ये देखिए मरीन फॉर्म कौन कौन सा है, दिस इज हिल्सा, दिस वन इज मैकरल्स, ये देखिए ये है मैकरल फिश। उसके अलावा है सार्डिन्स, देन वी आल्सो हैव दिस pomfrets, दिस इज द pomfrets। थोड़ा सा और आगे, नाउ डिड यू नो, क्या और चीज जाननी है, सेरिकल्चर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है, जानते हो? आई होप ऑल ऑफ यू। इट रेफर्स टू द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। जो अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं उनको ब्रीड कराया जाए, उनको मैनेज कराया जाता है किसी लिए, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। नेचुरल सिल्क 4 डिफरेंट वेराइटीज है। एक कौन कौन सा है, मलबरी सिल्क, देन तसर सिल्क, देन ईरी सिल्क, एंड वी हैव मोगा सिल्क। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया रैंक्स थर्ड अमंग द मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मलबरी सिल्क जो है उसमें थर्ड नंबर पे है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, इसमें 2 तरह के होते हैं ये सिल्क, एक मलबरी या कल्टिवेटेड सिल्क, एक होती है नॉन मलबरी, या फिर जिसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड सिल्क भी बोला जाता है इसको। ठीक है यहाँ तक? पहले आप इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल देख लीजिए, ये किस तरह से करता है। हम अभी फिलहाल सिल्क वॉर्म की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, बॉम्बैक्स मोराई बोला जाता है यहाँ पे। देखिए ये एडल्ट वॉर्म्स हैं इनके। जो एडल्ट्स होते हैं ना, वो आपस में जब मेट करते हैं तो क्या होगा, द फीमेल मॉथ लेज मेनी टाइनी लेग्स। ठीक, ये देखो लीव्स, लीव्स के ऊपर एग्स बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इससे निकलता है इसका जो लार्वल फॉर्म है, तो ये तो हो गया फर्टिलाइज्ड है। इससे क्या निकलता है, टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ इट्स एग। कैटरपिलर क्या है, इसका लार्वा है बेसिकली। तो वो उसके एग्स में से हैच आउट करते हैं। जो ये कैटरपिलर होता है वो इन मलबरी लीव्स को खाता रहता है और इट बिकम्स लार्जर एंड बिगर। ये 4 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, फिर यही जो कैटरपिलर है इसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है, इट फॉर्म्स ए प्रोटीन इसको, and that spins a cocoon of silk threads around it। silk threads इसके इर्द गिर्द यहाँ पे जमा हो गए हैं, और इस कोकून के अंदर, inside the cocoon the caterpillar changes into a pupa। क्या बन गया ये बाहर आ गया। तो अब लोग क्या करते हैं, इस प्यूपा को, इसे ये जो सिल्क थ्रेड है ना उसको अनवाइंड करते हैं, यानी कि उसको बाहर कर देते हैं, और प्यूपा जो है इट चेंजेस इनटू मॉथ। जब ऐसा होगा तो मॉथ विल कम आउट ऑफ इट्स कोकून। और ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यूअस होती रहेगी।
आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? जो ये नॉन मलबरी सिल्क इंडस्ट्री है ना, ये है कहाँ पे? आसाम में है, बिहार में है, बंगाल में, उड़ीसा में है और एमपी में। ये जो मलबरी सिल्क, ये तो बहुत सारी स्टेट्स में फैला हुआ है। ठीक, तो ये देखो 3 तरह, अलग अलग तरह के हमें सिल्क मिलता है। एक है तसर सिल्क, एक है मोगा सिल्क और एक है एरी सिल्क। ठीक है, इसमें कौन सा पर्टिकुलर स्पीसीज होती है? एक है एंथरी रॉयली और एंथरी माइलेटा। एक दूसरा कौन सा है? मोगा सिल्क, इसमें एंथरी एसेमेंसिस। और एक है एरी, एरी में कौन सी स्पीसीज है? फाइलोसेनिया ऋषि। इसमें जो प्लांट्स द लार्वे फीड ऑन किसमें? ओक लीव्स, कोकून्स जो अटैच्ड होते हैं टू द साल्ट ट्रीज। ये एरी कहाँ पे होता है? कैस्टर लीव्स पे। इसका कलर ऑफ सिल्क कैसा है? डीप गोल्ड। इसका कैसा है? गोल्डन येलो। एरी का कैसा है? सॉफ्ट वाइट और स्लाइटली येलोविश है। द एरिया ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे बनता है? नेटिव ऑफ अमेरिका, सॉरी इंडिया एंड चाइना। ये मोका कहाँ पे है? आसाम के अंदर। बंगाल, बिहार और आसाम के अंदर कौन सा है? एरी। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक किसी को ऐसा कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया हो? बताइए बेटा। इज दिस क्लियर? ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या कोई और इशू तो नहीं आ रहा है इसमें? तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी आज? हमने पढ़ा एपीकल्चर के बारे में, हमने पढ़ा फिशरीज के बारे में और हमने पढ़ा